गाइस, आज की जो हमारी वीडियो होती है वो होने वाली है वो भारत संविधान के विकास का इतिहास पार्ट 2 के ऊपर होने वाली है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने लास्ट मिनटो सुधार 1909 तक पढ़ चुके थे। अब हम 1919 की बात करने वाले हैं। तो 1919 ईस्वी का भारतीय शासन अधिनियम, जिसको क्या क्या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसको जाना जाता है, केंद्र में द्विसदनात्मक 2 सदन विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम जो पहली होगी वो राज्य परिषद होगी और दूसरी केंद्रीय विधानसभा। जो राज्य परिषद होगी उसके सदस्यों की संख्या 60 होगी, जिसमें से 34 चुके होंगे जो निर्वाचित होते थे, मतलब चुने हुए होते थे, और उनका कार्यकाल कितने 5 वर्षों का होता था। और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की जो संख्या थी वो 145 की गई थी, जिसमें 104 निर्वाचित होते थे और 41 मनोनीत होते थे। मनोनीत मतलब नॉमिनेट किए हुए, ठीक है, जिनमें 104 हाँ ये तो हो गया। दोनों सदनों के अधिकार समान थे, मतलब दोनों के अधिकार जो थे वो समान थे। बस इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट पर, जो बजट होगा उसमें जो स्वीकृति होगी, जो मतलब अनुमति होगी, जो उसको स्वीकार कर सकता है, स्वीकृति मतलब जो उसको अनुमति दे सकता है, प्रदान करने का अधिकार जो था वो निचले सदन को था, ठीक है। नीचे वाले सदन को जो था इसका अधिकार जो है वो प्राप्त था। अगला, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रस्तावित किया गया। जो मतलब प्रांत थे, जो क्षेत्र थे, जो वहाँ पे क्या किया, 2 सदन वाली मतलब द्वैध 2 शासन प्रणाली का प्रवर्तन जो है वो किया गया। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों के 2 उपवर्ग होंगे। जो आपके जितने भी प्रांतीय विषय आते हैं, जो क्षेत्र को लेकर एक विषय आता है, जैसे मतलब कोई गांव है उसको लेकर जो विषय, कुछ भी मतलब विषय क्या हो सकता है, खाना पानी बिजली कुछ भी, एनीथिंग, तो उसको लेके 2 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित के अंदर क्या थे, आरक्षित के अंदर ऐसे विषय थे जैसे हस्तांतरित होता है आपका, जैसे हस्तांतरण करना किसी चीज को, विस्थापन हस्तांतरण करना मतलब किसी चीज का। इसके ऊपर मैं ना आपको एक शॉर्ट वीडियो दूंगी अलग से, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। हस्तांतरित वैसे सीधे से मतलब विस्थापन, पुनर्स्थापन, हस्तांतरित करना, किसी चीज़ को पास कर देना, इसको हस्तांतरण बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप पहले आता है आपके आरक्षित विषय क्या थे, जिसमें वित्त, ठीक है, वित्त को लेके भूमि, अकाल, सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियाँ, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, कारखाना, बिजली, गैस, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियाँ, छोटे बंदरगाह और ये सब। अब आपके हस्तांतरित विषय क्या थे? पहला शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता। दूसरा सार्वजनिक निर्माण विभाग, आवाकारी उद्योग, तोल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रह दान आदि। तीसरा आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से करता था। जो आरक्षित विषय होता था उसका जो प्रशासन जो था वो किसके पास था? गवर्नर जनरल के पास था, और वो अपने कार्यकारी जो उसके जो परिषद जो वहाँ काम करते थे उनके माध्यम से करता। जबकि हस्तांतरित विषय जो होते थे उसका प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी था और भारतीय मंत्रियों के द्वारा ये जो है किया जाता था। जो द्वैध शासन था, 2 शासन की प्रणाली को 1935 का जो एक्ट आया उसके माध्यम से समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक को नियुक्ति कर दे, कि भारत का जो सचिव था उसको अधिकार दिया गया कि वो भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। अगला, इस अधिनियम ने भारत को एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान दिया। कि मतलब ये जो अधिनियम था इसमें मतलब लोक सेवा आयोग कैसे दिया? अब आप मान लो जो दोनों विषय हैं तो कहीं ना कहीं तो ये लोगों के हितों के लिए ही है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आरक्षित विषय हो चाहे हस्तांतरित विषय हो, लोगों के हितों के लिए, तो इसी लोक सेवा आयोग होता है, लोगों के सेवा के लिए बनाया गया आयोग। तो ये विषय भी तो लोगों की सेवाओं के ऊपर थे, ठीक है। तो इस अधिनियम में जो ये जो अधिनियम था इससे क्या हुआ, भारत को एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। अगला, 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। 1935 ईस्वी के अधिनियम में कितनी 451 धाराएं और 15 परिषद थे। जो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उस अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिषद थे। इस अधिनियम की क्या क्या विशेषताएं थी? पहला, भारतीय
अखिल भारतीय संघ, यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देसी रियासतों से मिला था। मतलब ये जो आपका जो संघ था वो 11 ब्रिटिश प्रांतों, मतलब 11 ब्रिटिश देशों से, मतलब 11 ब्रिटिश प्रांतों से और 6 चीफ कमिश्नरों से, कमिश्नर के क्षेत्रों से और उन देसी रियासतों से मिलकर बना था, जो स्वेच्छा से संघ में, जो अपनी इच्छा से संघ में सम्मिलित हो। ठीक है, प्रांतों के लिए जो संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, मतलब छोटे छोटे जो गांव जैसे होते हैं उनका जो था संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, पर जो देसी रियासतें था ये उनके लिए अपनी मर्जी का काम था। देसी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधित घोषणा पत्र जारी, जब वो मतलब प्रांत तो हो गए उनका, उनके लिए तो ये कंपलसरी था, पर लेकिन जब देसी रियासतें उनमें शामिल नहीं हुई तो क्या हुआ, जो घोषणा पत्र जो था करना था प्रस्तावित संघ की स्थापना के लिए वो नहीं आया। अगला प्रस्ताव प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया। द्वैध शासन व्यवस्था का आरक्षित और राजनीतिक व्यवस्था का कैसे अंत हुआ, 1935 अधिनियम के द्वारा उसका अंत हुआ और उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित, मतलब उन्हें एक स्वतंत्र बना दिया गया और खुद का शासन, स्वशासित मतलब वो अपने हिसाब से अब जी सकते हैं, शासन कर सकते हैं, ऐसा उनको अधिकार जो है दिया गया। अगला, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। अब केंद्र में क्या किया, द्वैध शासन की स्थापना की गई, वो भी कुछ विषयों पे, कुछ संघीय विषयों में, जैसे सुरक्षा, विदेशी संबंध, धार्मिक मामलों को गवर्नर जनरल के हाथ में रखा गया और अन्य जो संघीय विषय थे उसके लिए गवर्नर को जो, मतलब कुछ जो विषय थे जैसे आपका विदेशी संबंधों से लेके हो गया, सुरक्षा से लेके हो गया, उन सब के लिए, धार्मिक मामलों से लेके इन सबको गवर्नर जनरल के लिए बताया गया। और जो उसके अलावा जो थे उसमें गवर्नर जनरल के लिए एक हेल्पर रखा गया जो उनको क्या दे, उनको सलाह दे, और एक मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई, जो मंत्रिमंडल जो था इस काम के लिए उसकी मतलब उत्तरदायी थी, इस काम के लिए उन्हें रखा गया था। चौथा, संघीय न्यायालय की व्यवस्था क्या की गई, एक संघ न्यायालय की व्यवस्था की गई। इस अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था और इसका जो अधिकार था वो क्षेत्र, मतलब किसी क्षेत्र क्या होता है, कोई गांव, ठीक है, गांव का क्षेत्र हो गया, जगह हो गई, उन तक रियासतें तक विस्तृत था। अब आप मान लो अगर एक भारत भी आता है तो भारत के अंदर कितने क्षेत्र, कितने प्रांत आते हैं, कितने मतलब कितने ज़्यादा शहर आते हैं, दिल्ली के अंदर कितने गाँव, कितने प्रांत, कितने क्या आता है ना। तो इसी प्रकार जिसका जो अधिकार क्षेत्र था वो क्षेत्र प्रांतों और रियासतों तक फैला हुआ था और इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता था और उसके अलावा 2 और न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति, जो न्यायालय से संबंधित जितने भी जो लास्ट की शक्ति होगी उसका अधिकार प्रीवी काउंसलिंग, मतलब नंदन को उसका अधिकार जो है वो प्राप्त था। अगला, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। अब क्या था, जो ब्रिटिश संसद थी उनको ऊंचा माना गया, उसकी सर्वोच्चता रखी गई। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार का प्रतिनिधि, अगर 1935 का जो अधिनियम जिसमें अगर किसी भी प्रकार का परिवर्तन का अधिकार जो था किसी का था, ब्रिटिश संसद के पास था और प्रांतीय विधानमंडल और संघीय विस्थापिका इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। अगला, भारत परिषद का अंत। और क्या क्या इस अधिनियम के द्वारा जो भारत परिषद का अंत जो है वो कर दिया गया। नेक्स्ट, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ। सांप्रदायिक जो होता है, सांप्रदायिकता का मतलब होता है जो मान लो जैसे कोई इंसान है वो अपने ही, चाहे जो भाषा हो, धर्म हो, चाहे बोली हो, संस्कृति हो, उसको बहुत ज़्यादा मानता है ना, और दूसरों को कुछ भी नहीं मानता। तो इस पद्धति का विस्तार किया गया, मतलब कि सांप्रदायिकता को लेकर, मतलब संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्था में अलग अलग संप्रदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए कहा गया। अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं हूँ तो सिर्फ मैं ही अपने जो भी मेरा मतलब चाहे धर्म हो चाहे उसी को बढ़ावा दूँ, नहीं, ऐसा नहीं किया। इसके अलावा सभी को जो है इसमें शामिल किया गया, चाहे वह भारतीय, ईसाई हो, यूरोपियन हो, हरिजन, इन सबको, उन सबके लिए प्रतिनिधित्व देने का अधिकार जो है वो रखा गया। अगला, इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था, पर लेकिन इसमें क्या था, प्रस्तावना का अभाव था। ठीक है, इसके द्वारा बर्म को भारत से अलग कर दिया गया और इसी के द्वारा जो बर्म था, आपका बर्म जो है उसको भारत से अलग कर दिया गया। लंदन को इंग्लैंड का औपनिवेशिक कार्य के अधीन कर दिया, जो लंदन था उसको इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यकाल के अधीन जो है वो कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अब 1947 ईस्वी में आपको सबको पता है
15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो इसी को भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत आता है ये। अगर भूल भी जाओ तो क्या था 1947, तो आप सबको पता है। हम हर साल 15 अगस्त बनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, जिसे स्वतंत्रता दिवस हम कहते हैं। तो वो 1947 का अधिनियम आपको वहाँ से बिल्कुल अच्छे तरीके से याद आ जाएगा। तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, कि ब्रिटिश की जो संसद थी उसके अंदर 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम रखा गया, जो 18 जुलाई 1947 को क्या हुआ, स्वीकार हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी और अधिनियम के कुछ प्रावधान थे। जैसे पहला, 2 अधिराज्यों की स्थापना की गई। अब जो भारत था उसमें से 2 अधिराज्यों के हिस्से हुए, पहला भारत, दूसरा पाकिस्तान, आप सबको पता है। और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। और ब्रिटिश सरकार ने अब जो है सत्ता किसको सौंप दी, भारत को, और जो 2 अधिराज्य बने थे उनको जो है सत्ता सौंप दी। और उसका उत्तरदायित्व दोनों के अधीन रखा, कि अब जो है हम, ब्रिटिश तो चले गए थे पर उन्होंने अब सत्ता किसको सौंप दी थी, जो आपके 2 अधिराज्य बने थे, भारत और पाकिस्तान को। ठीक है। भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होगी, जिसकी नियुक्ति कौन करेगा, उनके मंत्रिमंडल की सलाह से ही की जाएगी। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना, ठीक है, जब तक संविधान सभा विधानमंडल के रूप में तब तक कार्य करेगा जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती। विधानमंडल जब तक कार्य करेगा, जब तक वहाँ पे नया संविधान नहीं आ जाता, तब तक विधानमंडल के रूप में वो कार्य करती रहेंगी। भारत मंत्री के पद को समाप्त कर दिए जाएंगे। ठीक है। 1935 ईस्वी में भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा शासन जब तक विधानसभा द्वारा, मतलब भारत शासन अधिनियम द्वारा जो है शासन जब तक संविधान सभा में रहेगा, तब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं होता, तब तक 1935 ईस्वी का भारत अधिनियम है उसके द्वारा ही शासन किया जाएगा। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोच्चता का अंत कर दिया गया। अब जो देशी रियासतें थी उसमें भी ब्रिटेन की जो सत्ता थी उसको हटा दिया गया, और अब उनका जो देशी रियासतें थी उनको ऐसा कहा गया कि अब आपकी मर्जी है, या तो आप भारत में विलय हो जाओ, या तो मतलब आप भारत में जाके मिल जाओ, या तो आप पाकिस्तान में जाके मिल जाओ। ये उनके ऊपर छोड़ दिया गया। और उन दोनों में से किसी भी एक में आप जब मिल जाओगे तो वहाँ उससे क्या होगा, आपके संबंध भी अच्छे होंगे। और ये जो स्वतंत्रता थी वो देशी रियासतों को जो है दे दी गई। सो थैंक यू सो मच गाइज़। आपको ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आपको इसमें से जो भी टफ़ वर्ड थे, कुछ टफ़ वर्ड थे, बहुत सारे मुझे ऐसे लगे, तो उनको मैं एक वीडियो में आपको बता दूँगी, ताकि आपको अच्छे तरीके से पता लग जाए। सो थैंक यू सो मच गाइज़।